वेलकम। सुरभि, रुचि, पूजा, आते रहिए आप लोग। फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर। गुड इवनिंग अदनान, राहुल, यशवंत, शिल्पी, 17 लोग आ चुके हैं। आप लोग फटाफट आते रहिए। हिमांशु, प्रागी, वेलकम, जाने आलम। आज हम लोग अपनी शुरुआत कर रहे हैं इस सीरीज की, और जैसा कि मैंने बताया था कि कुछ विषयों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला टॉपिक हमारा रहेगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी। गुड इवनिंग अनमोल, दुष्यंत, अविनाश, अंशु, राहुल, आते रहिए आप लोग। न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आप लोगों को पूर्व जानकारी है कि 2020 में इसकी स्वीकृति हमें मिल गई है। हमारे कैबिनेट द्वारा इसको स्वीकार कर लिया गया है। सबसे पहली सूचना इसके बारे में, हेडिंग आप लोग डाल लीजिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति। इसका नाम क्या है? अगर जो नई शिक्षा नीति का नाम पूछा जाए, नेम, टाइटल, तो आप लिखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, NEP 2020 लिख लीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये ध्यान रखना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP नहीं है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। कभी कभी परीक्षा में सिर्फ इतना सा ही प्रश्न बना देते हैं वो लोग प्रीलिम्स में कि यह नई शिक्षा नीति है या राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। तो इसका नाम आप लोग याद रखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, 2020 इतना निर्धारक वर्ष है कि इसको आज कोई भूल नहीं पाएगा। इसके साथ ही आप इससे जुड़ी हुई पृष्ठभूमि में, बैकग्राउंड में एक इंफॉर्मेशन याद रखिएगा कि कौन सी एजुकेशन पॉलिसी को इसने रिप्लेस किया है। किस एजुकेशन पॉलिसी को? आप लोग याद रखिएगा, 34 साल पुरानी, 34 years ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी। ये कब आई थी? 34 का कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो 1986, 1986। अब सबसे महत्वपूर्ण सिविल सर्विस के नजरिए से जो प्रश्न आपके लिए है और जिसका कि आपको ध्यान रखना है, वो प्रश्न है कि इसका उद्देश्य क्या है। ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये प्रश्न आप लोगों से अक्सर पूछा जाएगा, मेंस में भी, 20 शब्दों में, इंटरव्यू में, 2-3-4 साल तक यह प्रश्न आपके सामने आता रहेगा कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसका उद्देश्य क्या है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसको लिख लीजिए। द एम ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 is to create an education system which is deeply rooted in Indian ethos and can rebuild India as a global knowledge superpower by providing high quality education to all। क्या है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य? 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुकूल स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को अधिक समग्र, लचीला बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित जीवंत समाज तथा ज्ञान की वैश्विक महाशक्ति में बदलना और प्रत्येक छात्र में निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना है। अब इनको आप पॉइंट्स में लिख लीजिएगा अपनी भाषा के लिए। तो महत्वपूर्ण चीजें क्या क्या हैं कि जो नई सेंचुरी है, जो नया इंटरनेशनल सिनेरियो है, जिस तरह का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हमारे सामने आ रहा है, उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग किस तरह की एजुकेशन होनी चाहिए, इस पे एजुकेशन पॉलिसी ने विचार किया है। उसका उद्देश्य है कि आने वाले समय को या नई विश्व व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए हमें अपने एजुकेशन सेटअप को, इसमें दूसरी महत्वपूर्ण बात जोड़ी गई है, डीपली रूटेड इन इंडियन इथॉस। भारतीय परंपरा में, भारतीय जो आचार शास्त्र है उसमें गहरी जड़ों तक जाते हुए
हमें 21वीं शताब्दी की शिक्षा खड़ी करनी है। ठीक, तो इनको टर्म्स के रूप में आप याद रखिएगा क्या क्या है। एक नया एजुकेशन सिस्टम क्रिएट करने जा रहे हैं, नया शैक्षिक तंत्र बनाने जा रहे हैं, जिसमें आने वाला समय टारगेटेड है 21वीं शताब्दी। साथ ही भारतीय ज्ञान परंपरा की गहरी जड़ों को जोड़ते हुए दोबारा से विश्व गुरु बनने की संकल्पना। ठीक है दोस्तों, ज्ञान की वैश्विक महाशक्ति में भारत को बदलना। यदि हमारा एजुकेशन सिस्टम बेहतर होगा तो हम ऐसा कर पाएंगे। साथ ही इसमें एक पॉइंट और, जैसे 2-3 पॉइंट आप बनाएं तो तीसरे पॉइंट या चौथे पॉइंट के रूप में आप लिख सकते हैं कि विद्यार्थियों की अद्वितीय क्षमताओं को पहचानना, जो स्पेशल स्किल्स हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा इस एजुकेशन पॉलिसी में इस बात पर जोर दिया गया है कि हम सिर्फ और सिर्फ किताबी कीड़े पैदा नहीं करेंगे। हम क्लास 6 से इंटर्नशिप शुरू करने जा रहे हैं, जिसे हम वोकेशनल एजुकेशन कहते हैं, वो क्लास 6 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अब बिल्कुल नए तरह का दौर है, नए तरह की चुनौतियां हैं, उनको संबोधित करती है ये शिक्षा नीति। तो इसलिए इस पे जोर दिया कि आप लोग इसको ध्यान रखें कि शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या है। जैसे आप लोगों को याद आ रहा होगा, सिविल सेवा में बहुत पूछा जाता था कि जो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं हैं, 5 ईयर प्लान, उसमें एक एक का कि उनका उद्देश्य क्या है। तो एक एक पॉइंट में उद्देश्य आप लिखें। तो उद्देश्य क्या है? न्यू एजुकेशन सिस्टम क्रिएट करना, पहला पॉइंट, नया शैक्षिक तंत्र। दूसरा, जो भविष्य को ध्यान में रखता हो, 21वीं शताब्दी की चुनौतियों को संबोधित करता हो। तीसरा, भारतीय ज्ञान परंपराओं में गहरी जड़ों से जुड़ा रहे, जोड़े हुए। और अगला पॉइंट, भारत को विश्व गुरु के रूप में खड़ा करना, नॉलेज सुपर पावर। और अगला पॉइंट, स्टूडेंट बेस्ड एजुकेशन। स्टूडेंट बेस्ड, विद्यार्थी आधारित शिक्षा, मतलब विद्यार्थी की अद्वितीय विशेषताओं को पहचानते हुए उन्हें निखारना। ठीक है दोस्तों, अब यहीं पे एक परीक्षा के नजरिए से या प्रीलिम्स में पूछे जाने के लिए एक प्रश्न जरूरी रहेगा। वो ये होगा कि इस शिक्षा नीति के लिए जिस समिति ने काम किया उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था। आप लोग याद रखिएगा, इसरो के पूर्व प्रमुख पद्म विभूषण डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में इस समिति ने काम किया। बहुत प्रसिद्ध नाम है, आप लोग भूलेंगे नहीं, के कस्तूरी रंगन, फॉर्मर इसरो चीफ। ठीक दोस्त, अब इसमें हम एक प्रश्न और जोड़ते हैं जो तथ्यात्मक है कि आपसे यह पूछा जा सकता है कि इस समिति ने अपनी नई शिक्षा नीति का मसौदा, ड्राफ्ट, गवर्नमेंट को कब सौंपा। ये दिसंबर 2018, ये तारीख याद रखिएगा। के कस्तूरी रंगन साहब ने यह ड्राफ्ट दिसंबर 2018 में गवर्नमेंट को दे दिया था। मई 2019 में जब नई गवर्नमेंट बन गई, उसके बाद गवर्नमेंट ने इसको जनता की राय के लिए रखा। अगर जो पूछा जाए ओपन फॉर फीडबैक, ओपन फॉर फीडबैक, जनता की राय के लिए कब रखा गया, तो आपकी तिथि होगी मई 2019। और इसको याद रखने का आसान तरीका होगा कि जब लोकसभा चुनाव हो गए उसके बाद। और सौंपा कब गया था ड्राफ्ट? लोकसभा चुनाव से पहले। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी का निर्णय था कि हम यदि सरकार में आते हैं तो इस पे काम करेंगे, या नई सरकार आएगी तो वो अपने तरीके से इस पे काम करेगी। ठीक है दोस्तों, ये हमारी पृष्ठभूमि की कुछ बातें हो गई। अब अगर जो तुमसे पॉइंट वाइज हम लिखाते हुए तुम्हें आगे बढ़ेंगे और तुम लिखते जाना,
प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा, दोनों जगह इसकी संभावना है प्रश्न पूछे जाने की। और आज के डिस्कशन के बाद आपका शायद ही कोई पॉइंट बचे जो परीक्षा में इससे बाहर हो। कोशिश पूरी आज की हमारी यही होगी। तो अब इसमें जो सालिएंट फीचर्स हैं, प्रमुख विशेषताएं हैं, उनको लिखते जाइए, या हाइलाइट्स ऑफ द पॉलिसी, विशेष बिंदु। इसमें पहला पॉइंट तुम्हें याद रखना है और जो परीक्षा में पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जीडीपी का कितना प्रतिशत केंद्र और राज्यों के द्वारा शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। तो इस पॉइंट को दोस्तों याद रखना, 6%। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा के नजरिए से होगा। पब्लिक स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन बाय स्टेट्स एंड सेंटर टू बी राइज टू 6% ऑफ द जीडीपी। जीडीपी का 6% एजुकेशन के लिए कहा गया है। ये बहुत बड़ी बढ़ोतरी की गई है बजट में, और निश्चित तौर पर अगर जो फंड बढ़ाया जाएगा तो उसका लाभ मिलेगा। और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण बिंदु इसके तुरंत बाद लिख लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट टू बी रीनेम्ड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ये दो ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपको कभी भी मुख्य परीक्षा में लिखते हुए या प्रारंभिक परीक्षा में ये ध्यान रखने हैं। जैसे अभी तक बहुत लोग जो अध्ययन अध्यापन से नहीं जुड़े होते थे वो इस बात पर चौंकते थे कि समवर्ती सूची का विषय होते हुए भी शिक्षा, कॉन्करेंट लिस्ट का टॉपिक है एजुकेशन, फिर भी सेंटर में एजुकेशन मिनिस्ट्री नहीं होती। तो उनको बताना पड़ता था एजुकेशन मिनिस्ट्री नहीं होती, वहां पे एजुकेशन का काम जो मिनिस्ट्री देखती है उस मिनिस्ट्री का नाम है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। लेकिन अब सीधे सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारी एक मिनिस्ट्री कौन सी होगी? एजुकेशन मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। दूसरा ये महत्वपूर्ण बदलाव है। आप लोग अपने क्वेश्चन भी बीच में पूछते जाइएगा, ये डिस्कशन है हम लोगों का नए नए टॉपिक पे जिस पे हम लोग बात करेंगे। आज मैंने एजुकेशन पॉलिसी को चुना है चूंकि पहला क्लास है और जन्माष्टमी का बहुत पावन दिन है। और पीछे आप एक तस्वीर हमारे देख रहे होंगे, प्यारे से कान्हा ऊपर। तो जन्माष्टमी के त्योहार पर जब सभी लोग, पूरा देश जश्न में डूबा हुआ है, आप लोग हमारे साथ एजुकेशन पॉलिसी पर बात कर रहे हैं। यही नई एजुकेशन पॉलिसी चाहती है। इसमें अगला महत्वपूर्ण बिंदु लिखिए, प्रमोशन ऑफ डिजिटल एजुकेशन। डिजिटल एजुकेशन को प्रोत्साहन, बहुत महत्वपूर्ण है ये बिंदु। इसको आप कोविड से न जोड़ें। कोरोना वायरस और कोविड की समस्या जब दुनिया के सामने आई, उससे काफी पहले ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में डिजिटल एजुकेशन को प्रपोज किया जा चुका था। डिजिटल एजुकेशन में पहला एक टर्म आप लिख लीजिए जो आपको याद रखना है, वो है NETF। NETF, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच। राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, NETF। ये NETF क्या काम करेगा, इसको जानने के लिए आप लोग लिख सकते हो, created for the exchange of ideas on use of technology to enhance learning, assessment, planning and administration। सीखने, मूल्यांकन करने, योजना बनाने, प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर विचारों का मुक्त आदान प्रदान करने हेतु एक मंच प्रदान किया जाएगा, जिस मंच का नाम होगा NETF, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच। ठीक है दोस्तों,
इसी के साथ दूसरा एक पॉइंट लिखिए, एक टर्म और यूज होगा, वो है टेक्नोलॉजी यूनिट, प्रौद्योगिकी यूनिट। यह क्या है? सेपरेट टेक्नोलॉजी यूनिट टू डेवलप डिजिटल एजुकेशन रिसोर्सेज। The new unit will coordinate digital infrastructure, content, and capacity building. डिजिटल शिक्षा संसाधनों को विकसित करने हेतु एक प्रौद्योगिकी यूनिट, टेक्नोलॉजी यूनिट का गठन किया जाएगा। यह नई यूनिट डिजिटल अवसंरचना, सामग्री तथा क्षमता निर्माण को समन्वित करेगी। दोबारा से मैं इंग्लिश में इसको रिपीट कर देता हूं, समझना थोड़ा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। सेपरेट टेक्नोलॉजी यूनिट टू डेवलप डिजिटल एजुकेशन रिसोर्सेज। द न्यू यूनिट विल कोऑर्डिनेट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, कंटेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। ठीक है दोस्तों, क्लियर यहां तक की बात? ये पॉइंट था डिजिटल एजुकेशन को लेकर, और यह पहले से हमारी एजुकेशन पॉलिसी में प्रपोज था, और कोविड के दौर में, इस पेंडेमिक में डिजिटल एजुकेशन को और बढ़ावा मिलने जा रहा है। ठीक है, यहीं पर अगला एक महत्वपूर्ण बिंदु, इसका पॉइंट वाइज आप लिखते जाइए, चाहे मेंस का क्वेश्चन हो चाहे प्री का क्वेश्चन हो। कोशिश ये होगी कि सिविल सर्विस में एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर जो पूछा जाएगा तो आपका वो मिस नहीं होगा। अगला इसमें पॉइंट आप डालिए, अध्यापक शिक्षण, टीचर एजुकेशन। अध्यापक शिक्षण, टीचर एजुकेशन को लेकर बड़ा बदलाव किया जा रहा है, और इसमें कहा गया है कि वर्ष 2030 तक शिक्षण कार्य करने के लिए न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री की जाएगी। बाय 2030 द मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन टू टीचिंग विल बी ए 4-year इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री। अब इससे आप लोग क्या समझ रहे हो कि जब हम +2 के बाद जो डिग्री कोर्स देंगे 4 ईयर का, उसमें ऑलरेडी हम बीएड को शामिल कर देंगे। जिस तरह से अभी कहीं कहीं कुछ विश्वविद्यालयों में ऑनर्स इन एजुकेशन होता है, या नॉर्मल ग्रेजुएशन के बाद आप टीचर एजुकेशन की पढ़ाई करते हैं, जिसे हम बैचलर ऑफ एजुकेशन कहते हैं, तो इसको अब मिला दिया जाएगा। 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स आपको करना होगा, और तभी आप टीचिंग कर सकते हैं। और चाहे आप जूनियर क्लासेस में टीचिंग करें, चाहे आप मिडिल क्लासेस में टीचिंग करें, चाहे आप हायर एजुकेशन में टीचिंग करें, यदि टीचिंग में जाएंगे तो आपका डिग्री कोर्स 4 ईयर होगा, बाकी डिग्री कोर्स 3 ईयर होगा। बाकी डिग्री कोर्स 3 ईयर होगा। कैवल्य हमारे साथ हैं, इसलिए इनकी आवाजें बीच में आती रहेंगी। कैवल्य की अपनी एजुकेशन पॉलिसी हमारे पैरेलल चल रही है बगल में। तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री प्रोग्राम, जैसे अभी आप लोग जानते हो, अगर जो हम पिछली एजुकेशन पॉलिसी से जो डिग्रीज दी जाती थी उनसे कंपेयर करें, कि जैसे इंटीग्रेटेड लॉ शुरू हुआ, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट शुरू हुआ, जिसमें 5 ईयर लॉ, वैसे आप 3 साल ग्रेजुएशन करेंगे, फिर 3 साल लॉ करेंगे तो 6 साल में लॉ होगा। इंटीग्रेटेड लॉ में 5 साल में आप लॉ ग्रेजुएट हो जाएंगे। ये ऑनलाइन क्लास में बच्चे हालचाल भी पूछते रहते हैं, हाय सर कैसे हो आप। मैं बहुत अच्छा हूं। अगर जो खराब हालत में होता तो अभी क्लास में नहीं होता। तो मैं बहुत अच्छा हूं, आप लोग भी अच्छे रहें और अपना बचाव रखें, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी का पालन करें, और इस महामारी में अपने को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, और अपने चारों ओर के लोगों को बचाएं। ठीक है दोस्तों, फिर हम आ जाते हैं कि अध्यापक शिक्षण में जो बड़ा बदलाव हुआ है, वहां 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री कंपलसरी की जाएगी, और 2030 तक इसको लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक हम ऐसा कर लेंगे।
एक ध्यान रखना, कहीं भी जब बीच में बात आती रहे कि 2020 में हम इसको लॉन्च कर रहे हैं। ज्यादातर टारगेट हमने सेट किए हैं 2030 के, कुछ टारगेट हमने सेट किए हैं 2025 के, 2025 के। जैसे 2025 के लिए एक महत्वपूर्ण टारगेट हमने तय किया है कि सभी प्राथमिक स्कूलों में कक्षा 3 तक सभी विद्यार्थियों द्वारा बुनियादी शिक्षा प्राप्त कराने की व्यवस्था कर दी जाए, क्योंकि जिसे अब हम क्लास 2 कहते हैं, वहां तक 5 ईयर एजुकेशन हो गई है। ठीक है, जो पहले का सेटअप था 10+2, कक्षा 1 से पढ़ाई शुरू होती थी 10 तक, और फिर 2 साल की पढ़ाई करके आप इंटरमीडिएट पास कर लेते थे और फिर आप डिग्री कोर्स के लिए चले जाते थे। अब इसको क्या बदला गया, 5+3+3+4, तो 5+3+3+4, अब ये 15 ईयर्स हो रहा है। तो 12 साल की जगह 15 साल, मतलब 3 साल हमने बढ़ा दिए। तो 3 साल कौन से बढ़ाए हैं, प्री स्कूलिंग। इसको ऑब्लिक करके आप लोग याद रखिएगा, आंगनवाड़ी। तो क्लास 2 पास करने तक आपकी कितने साल एजुकेशन हो जाएगी, 5 साल। और आपकी जो कहा जा रहा है कि क्लास 6 से वोकेशनल एजुकेशन शुरू होगी, जिसपे कि अभी बहुत सारी आलोचना हो रही है सरकार की, इस पे भी अभी हम बाद में आएंगे कि जो आलोचनाएं और सीमाएं क्या हैं इस नई एजुकेशन पॉलिसी की। तो वहां पे आप याद रखिएगा कि जो लोग कह रहे हैं क्लास 6 से वोकेशनल एजुकेशन शुरू होगी, तो ये बहुत जल्दी है, लेकिन ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो क्लास 6 से वोकेशनल एजुकेशन शुरू होगी, तब तक बच्चे की ऑलरेडी एजुकेशन 8 इयर्स पूरी हो चुकी होगी। यहां पे एक बड़ा कंफ्यूजन ये है कि लोग कह रहे हैं क्लास 6 से आप वोकेशनल एजुकेशन कैसे शुरू कर सकते हैं, लेकिन अब नई एजुकेशन पॉलिसी में 5+3+3+4, तो 5+3 कक्षा 5 पास करने में 8 साल वो पढ़ाई कर चुका है। तो 8 साल की पढ़ाई करने के बाद हम उसको वोकेशनल एजुकेशन के लिए ले जा रहे हैं। ये बड़ा ट्विस्टिंग पॉइंट है, इसलिए हमने आपके लिए क्लियर कर दिया कि अभी डिबेट में बहुत लोग इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, यह मुद्दा आ रहा है। लेकिन हम बता ये पॉइंट रहे थे कि ज्यादातर टारगेट हमने कब तक सेट किए हैं, 2030, 2030, 10 साल का टाइम लिया है अपनी एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंटेशन के लिए। अभी हमने जो बोला था कि 2030 तक शिक्षण कार्य के लिए 4 वर्ष की इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री की जाएगी, लेकिन एक टारगेट हमने 2025 तक भी रखा है कि हम प्री एजुकेशन का पूरा इंतजाम कर देंगे, जिसको हम आंगनबाड़ी से समझते थे, या आजकल कॉन्वेंट आप लोग जानते हो कि जिसमें प्री नर्सरी, नर्सरी और केजी क्लासेस होते थे, उन्हीं को हम प्री स्कूलिंग के रूप में देख रहे हैं। लेकिन इस प्री स्कूलिंग के साथ हमने क्लास 1 और 2 को जोड़ रखा है, तो 3+5 नहीं है, यह ध्यान रखिएगा, 5+3+3+4। खूब रट लेना इसको, ये हमेशा आपकी परीक्षा में मदद करेगा। ठीक दोस्तों, हम यहां पे जो पॉइंट बता रहे थे कि 2030 तक टीचर एजुकेशन के लिए 4 ईयर। इसी में एक चीज जोड़ी गई है कि शिक्षा में डिजिटल विभाजन को पाटने में सहायता करने के लिए शिक्षकों को भारतीय स्थितियों के अनुकूल ऑनलाइन शिक्षण विधियों का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। समझ में आई ये बात, क्या कहा जा रहा है, टीचर्स will also be given training in online educational methods relevant to the Indian situation in order to help bridge the digital division या डिजिटल डिवाइड, जो डिजिटल डिवाइड था। और दोस्तों, हर जगह जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपदा में अवसर तलाशिए, इस पॉइंट को जिसे मैं आपको नोट करा रहा हूं कि टीचर्स विल आल्सो बी गिवन ट्रेनिंग इन ऑनलाइन एजुकेशनल मेथड्स रिलेवेंट टू द इंडियन सिचुएशन इन ऑर्डर टू हेल्प ब्रिज द डिजिटल डिवाइड। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि यह काम पिछले 5 महीने में कोविड ने कर दिया। ये हमारी एजुकेशन पॉलिसी में के कस्तूरीरंगन साहब ने कब, दिसंबर 2018 में गवर्नमेंट को दिया था। मई 2019 से हम इस पे बात कर रहे हैं, लेकिन मार्च 2020 में
कोविड ने इस पॉइंट को ऑटोमेटिक फुलफिल कर दिया। क्या टारगेट था कि टीचर्स को अलग से ट्रेनिंग देंगे हम डिजिटल एजुकेशन के लिए, और जान के आपको आश्चर्य होगा कि बेसिक एजुकेशन से लेकर हर एजुकेशन लेवल पर आज डिजिटल एजुकेशन को कोविड ने बढ़ावा दे दिया। आप भी हमारे साथ क्यों जुड़े हुए? अभी कल जरूर मैं निराश था कि हमारे 100 बच्चों ने कम से कम हमसे ऑनलाइन टीचिंग के लिए मना किया, ऑनलाइन क्लास के लिए मना किया। मैं मानता हूं समस्याएं हैं, लेकिन 200 बच्चे तैयार भी हैं ऑनलाइन एजुकेशन के लिए। आज जन्माष्टमी के तमाम शोर शराबे के बीच भी आप 50-60 लोग मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हो, ये बड़ी बात है। जन्माष्टमी पे सब आनंद है, मगन है, उसमें आप लोग एजुकेशन पॉलिसी पढ़ने आए हो, यही डिजिटल एजुकेशन का फायदा है। रात के 9 बजे घर से बैठे हुए मैं भी पढ़ा रहा हूं, ये भी डिजिटल एजुकेशन का फायदा है। अब हम स्कूली एजुकेशन पे बात करेंगे। कुछ हमने विशेष पॉइंट आपके जो लिखाने शुरू किए, उसी में अब आ जाइए। स्कूल एजुकेशन, स्कूली शिक्षा, स्कूल एजुकेशन। सबसे पहले तो इसमें वही 2025 वाला टारगेट याद रखिएगा कि 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु तक प्री प्राइमरी शिक्षा को वर्ष 2025 तक सार्वभौमिक किया जाएगा। यूनिवर्सलाइज द प्री प्राइमरी एजुकेशन एज रेंज 3 to 6 years by 2025। 2025 टारगेट है कि हम सभी को प्री स्कूली शिक्षा 3 वर्ष की देना शुरू कर देंगे, और आयु सीमा क्या रखी गई है? 3 to 6। अब बच्चे का एडमिशन आपको 2.5 से 3 साल में स्कूल में कराना होगा। उसके लिए 3 साल पे उसकी एजुकेशन शुरू हो जानी चाहिए, ठीक है। अब अगला इसमें पॉइंट, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल विल 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन स्कूल एजुकेशन बाय 2030। GER एक टर्म बोलते हैं, GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। तो जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसका GER 100% हमें कब तक अचीव करना है? 2030 तक, 2030 तक हमें GER 100% अचीव करना है सेकेंडरी एजुकेशन। खूब ध्यान रखिएगा, हायर एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूं। हायर एजुकेशन पे भी मैं आऊंगा और तब ये पॉइंट आपको बताऊंगा कि हायर एजुकेशन के लिए भी जो हम लोगों ने अपना टारगेट सेट किया है वो अलग है। हायर एजुकेशन के लिए हमारा टारगेट कितना है? 50%। और कब है? 2035। ये दोनों आंकड़े अलग अलग रखिएगा। सर क्या स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर 2020 में ओपन होंगे? बेटा बहुत पिटाई लगाऊं अगर जो तुम हमारे क्लास में होते। अब ऑनलाइन में यही एक सबसे बड़ी तकलीफ है मेरे सामने। हम एजुकेशन पॉलिसी पढ़ा रहे, तुम ओपन होंगे नहीं होंगे, यार इसको कौन जानता है कोविड में क्या होगा? क्यों ऐसे फालतू के प्रश्न पूछते हो बच्चे? चलो एजुकेशन पॉलिसी पे क्वेश्चन पूछो। मैं तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। GER से लेके अगर जो प्री में क्वेश्चन ना आ जाए 1 से 2 साल में तो आप कहना, लेकिन GER के लिए जो आंकड़े सेट किए गए, जो टारगेट सेट किए गए और किस ईयर में हमें वो अचीव करना है, उनको खूब ध्यान से सुन लो। तो पहला पॉइंट जो मैं अभी तुम्हें स्कूल एजुकेशन बता रहा हूं, इसीलिए मैंने क्या कहा, स्कूल एजुकेशन में तुम्हारा GER 100% कब तक हो जाएगा? 2030 तक। बहुत बड़ा टारगेट रखा है हमने, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, ए न्यू स्कूल करिकुलम with coding and vocational studies from class 6 will be introduced। स्कूलों में क्लास कक्षा 6 से ही व्यवसायिक शिक्षा शुरू हो जाएगी, जिसमें इंटर्नशिप शामिल होगी। अभी यही पॉइंट मैं डिस्कस करके आया था कि क्लास 6 से वोकेशनल एजुकेशन शुरू होगी और जिसमें इंटर्नशिप भी शामिल की जाएगी, ठीक है दोस्तों।
लेकिन ये ध्यान रखना 8 साल की पढ़ाई हो जाने के बाद शामिल की जा रही है। क्लास 6 का मतलब जो पुराना माइंडसेट हमारा बना हुआ कि कक्षा 5 करके आया बच्चा, हमने उसको दे दिया। अरे भाई 8 साल स्कूल एजुकेशन हम उसको दे रहे हैं। और आजकल की जनरेशन कितनी तेज है ये आप लोग खुद जानते हो। घर में अगर जो आपके यहाँ फर्स्ट क्लास का बच्चा हो, हमारा बेटा केवल फर्स्ट क्लास में है, कंप्यूटर पे सब कुछ कर लेता है, ऑनलाइन क्लास करता है, अपना चालू करना खोलना। आजकल वो क्या डिजिटल दुनिया की तर्ज पे अपने गत्ते से और इससे जो सामान होता है कागजों से काट काट के बनाता है। अगर जो आप उस पर ध्यान दें और देखें तो वो ऑलरेडी बहुत कुछ क्रिएटिव कर रहा है। ऐसे समय में हर बच्चा जब इतना तेज है, क्योंकि मैं इसको अपनी रिसर्च में भी मैंने लिखा था कि आजकल की जो जनरेशन है ये फॉलिक आयरन जनरेशन है। मेरी पीएचडी में ये मेंशन है। भ्रूण में बच्चा आता है तभी डॉक्टर उसको इतना फॉलिक और आयरन खिलवा देता है माँ को, कि फॉलिक का काम होता था ब्रेन डेवलपमेंट। तो ब्रेन डेवलपमेंट जितना हम लोगों की पीढ़ी में 10 साल 12 साल 15 साल में होता था, वो आज पैदा होते ही बच्चे का है। ऑलरेडी भ्रूण में इतना फॉलिक खा के आते हैं वो सब। और फिर बाद में जो अभी एजुकेशन है, और अब तो सबको कंप्यूटर मोबाइल। तो आप लोग इसको बहुत पॉजिटिवली देखिए। अरे वाह, कोई बता रहा है जय बोला की सर जी। अरे यार पढ़ो लिखो, ये भोले बाबा और जन्माष्टमी तो चल ही रही देश भर में। थोड़े दिन एजुकेशन का यही हाल रहा तो मंदिर बन रहा है, वहीं कटोरा लेके सब लोग बैठेंगे। फिर समझो इस बात को, वोकेशनल एजुकेशन क्लास 6 से शुरू कर दी जाएगी, लेकिन एजुकेशन 8 साल हो चुकी होगी। इंटर्नशिप उसमें शामिल की जाएगी। फिर इसमें अगला पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, जो बोर्ड परीक्षाएं थी उनको आसान बनाने पर जोर दिया जाएगा। जो स्कूलिंग की पढ़ाई में बोर्ड को लेके फियर हुआ करता था, उसका खात्मा किया जाएगा। एग्जैक्टली साहिल, जैसा तुमने लिखा, इसका मतलब कौशल विकास करना है। हमने पहले ही एजुकेशन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव में बता दिया है कि विद्यार्थी के अंदर बहुत प्रतिभा है। हर बच्चा अपने आप में यूनिक है। हम उसके एप्टीट्यूड को पहचानते नहीं हैं। हम यही नहीं ध्यान देते कि ये किधर बेहतर कर सकता है। हम उसको बस एक डंडा उठाया कि पढ़ने में अच्छे हो तो साइंस पढ़ो, पढ़ने में थोड़े कम हो तो आर्ट्स पढ़ो, और नहीं बैंकिंग में जाना, ये करना, बीकॉम कर लो। वो अब चेंज करना है। उसी आर्ट्स में हमें देखना है कि लिटरेचर में कौन अच्छा कर रहा है, हिस्ट्री में कौन अच्छा कर रहा है, ज्योग्राफी में कौन अच्छा कर रहा है, म्यूजिक में कौन अच्छा कर रहा है। और अगर जो हम इस पे ध्यान दे पाएंगे तो बहुत बेहतर स्थिति होगी। तो इसको ध्यान रखना कि हम कौशल विकास पे ध्यान दे रहे हैं, इसीलिए क्लास 6 से वोकेशनल में जा रहे हैं। लेकिन आफ्टर 8 ईयर एजुकेशन 5+3 के बाद वोकेशनल में जा रहे हैं 3+4 के लिए। ठीक है। बोर्ड परीक्षाओं को आसान किया जाएगा, और बोर्ड परीक्षाओं को आसान करने के पीछे अगर जो कोई क्वेश्चन तुमसे पूछे कि ऐसा करने से क्या फायदा होगा, तो आप कहना कि रटने वाली जो प्रक्रिया है, रटने वाली जो प्रक्रिया है उसको कम करना है। दूसरा इसमें बहुत महत्वपूर्ण बिंदु जोड़ा गया है, जो यहीं पे याद रखना बोर्ड एग्जाम के लिए, अलाउड इट टू टेक द एग्जाम ट्वाइस। 2 बार परीक्षा देने की अनुमति होगी। बेटा मजा मत लो मेरा, मैं कोई ऑलराउंडर नहीं हूं। क्लास पढ़ो ध्यान से। 2 बार परीक्षा देने की अनुमति क्या होगी कि आपने एक बार बोर्ड एग्जाम दिया, उसमें जो भी नंबर आपके आ गए, अभी आऊंगा बेटा निगेटिव इंपैक्ट पे भी आऊंगा, पहले पॉजिटिव पे तो आ जाओ, पहले पूरी समझ तो लो। अभी तो हम पॉजिटिव निगेटिव पे बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो उसके फीचर्स आपके सामने रख रहे हैं। हमने हेडिंग क्या डाली, हाइलाइट्स, सालिएंट फीचर्स। अभी तो हम सालिएंट फीचर्स पे बात कर रहे हैं, बाद में हम उसकी एनालिसिस करेंगे। नहीं तो एनालिसिस तो तुम लोग करोगे यार, इवेल्युएट करोगे, अभी तो मैं तुम्हें समझा दूं पूरा। फिर इसी में एक महत्वपूर्ण बिंदु जोड़ा गया है, लास्ट स्कूल एजुकेशन पे मैं बता रहा हूं, स्कूल गवर्नेंस इज सेट टू चेंज विद ए न्यू framework and an independent authority to regulate both public and private schools,
स्कूली प्रशासन में परिवर्तन किया जाएगा। इसके लिए एक नई स्कूल गुणवत्ता आकलन एवं प्रत्यायन संरचना तथा सार्वजनिक और निजी दोनों प्रकार के स्कूलों को विनियमित करने के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। ठीक है दोस्त, लास्ट पॉइंट ये था स्कूल एजुकेशन में हमारी तरफ से। स्कूल एजुकेशन का फ्रेमवर्क आप याद रखिएगा, 5+3+3+4, यहां तक की बात अभी मैंने की है। इसमें सभी स्कूलों के मैनेजमेंट के लिए एक अलग प्राधिकरण बनाया जाएगा, एक अलग अथॉरिटी होगी, और उस अथॉरिटी में पब्लिक और प्राइवेट, निजी और सरकारी दोनों तरह के स्कूल होंगे। ठीक है दोस्त, यहां तक क्लियर। एक प्रदीप का क्वेश्चन है, वोकेशनल एजुकेशन के बारे में कुछ और भी बता दीजिए सर। देखो दोस्त, वोकेशनल एजुकेशन का मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा कि सीधा हम कक्षा 5 करके आए बच्चे को जाके हम कोई प्रोजेक्ट सौंप देंगे, लेकिन वोकेशनल एजुकेशन एक सब्जेक्ट के तौर पर क्लास में या स्कूल में आपको ये सहूलियत दी जाएगी कि कोई बच्चा लैब में अच्छा काम करता है तो वो लैब के प्रैक्टिकल्स की ओर जा सकता है, स्कूल में गार्डनिंग का काम हो रहा है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजें होती हैं। मैं अपना अनुभव बताऊं, मैं अभी मिट्टी की पहचान नहीं जानता, मैं फसलों के बारे में कंफ्यूज हो जाता हूं, ये वाली पहले होती है कि ये वाली पहले होती, रटा हुआ है, चूंकि प्रैक्टिकली हमारे कोई अनुभव नहीं। लेकिन स्कूल में इन चीजों को जोड़ा जाएगा, बचपन से बताया जाएगा, बरसात हो रही है तब ये फसल हो रही है, इसके बारे में आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी होगी। स्कूल में गतिविधियों में अगर जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाली प्रक्रिया है उसको शामिल किया जाएगा। बहुत सारे क्राफ्ट की चीजें होती हैं, बच्चे जैसे बनाते रहते हैं थर्माकोल से, कार्टून से काट काट के और कागजों से, वही उनको वहां पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाएगा कि वो कुछ नया सोच पाए, नया बना पाए। डिजिटल लैब्स बन जाएंगी, पेंटिंग के लिए एक क्लास शुरू हो जाएगी, म्यूजिक का एक अलग से सेक्शन रख दिया जाएगा। ठीक, तो ऐसी चीजों से ही हम वोकेशनल की तरफ उन्हें जोड़ेंगे। वोकेशनल का मतलब भी आप ये मत सोच लीजिएगा कि हम सीधा उनको कोई प्रोजेक्ट देने जा रहे हैं। हाँ, इंटर्नशिप उसमें हो कहा गया है, लेकिन हम जैसा बच्चा परफॉर्म कर रहा होगा उस हिसाब से बात करके उनको वहां पे जोड़ेंगे। हाँ, बिल्कुल सही बात है, उनके लिए हल्के हल्के शिक्षा में सब्जेक्ट पर अग्रसर किया जाएगा ताकि वह आने वाले टाइम में अच्छा कौशल विकास कर सके। हाँ, बेसिकली इसको आप ये मान के चलिए कि 6 से जो वोकेशनल एजुकेशन शुरू होगी वो एप्टीट्यूड को समझने के लिए होगी। व्हाट इज द एप्टीट्यूड? ठीक, अब हम आते हैं उच्च शिक्षा की ओर। तो आप लोग हेडिंग डालिए उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के कुछ पॉइंट्स जो मैं बता रहा हूं उनको आप लोग नोट कर लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण है 4 वर्षीय स्नातक डिग्री का प्रारंभ किया जाना, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री विद मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शंस विल बी इंट्रोड्यूस्ड। विविध प्रवेश और निकास विकल्पों के साथ 4 वर्षीय स्नातक डिग्री का आरंभ किया जाएगा। बेटा इन सब के लिए ऑफिस नंबर पे बात किया करो, पढ़ते समय ऐसे डिस्टर्ब मत करो प्लीज। सर इसमें 10th बोर्ड का पेपर होंगे या नहीं, या बच्चे का टैलेंट देखा जाएगा? 10th में टैलेंट देखा जाएगा, 12वीं में बोर्ड होगा। क्या बताया मैंने? 5+3+3+4, जो लास्ट वाला 4 है, अभी वो 10+2 था, 10वीं में बोर्ड होगा, फिर 2 साल बाद जाके फिर बोर्ड होगा। अब वो नहीं होगा, 10th तक नॉर्मल जैसे स्कूल एजुकेशन चलती थी वही 11th तक, 12th में जाके बोर्ड होगा और वहां भी 2 बार आपको एग्जाम देने का मौका मिलेगा। बोर्ड का फियर ही तो खत्म करना है हमें नई एजुकेशन पॉलिसी में। स्कूल वाले क्वेश्चन आप लोग पूछ लीजिए, फिर हायर एजुकेशन पे आ जाए। पहले सारा समझ लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी 40 मिनट हो चुके हैं हम लोगों की बातचीत होते हुए। 60 मिनट में भी एजुकेशन पॉलिसी नहीं होगी तो फिर बहुत लंबा चला जाएगा। उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा में सबसे पहले तो इस डिग्री कोर्स को समझिए। इसमें बताया गया 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री,
लेकिन इसमें साथ में क्या जोड़ा गया, विद मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शंस विल बी इंट्रोड्यूस। अब मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट, आप 3 साल पे एग्जिट कर सकते हो, आप 4 साल पे एग्जिट कर सकते हो, आप 2 साल पे एग्जिट कर सकते हो। ये मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट, आपने 2 ईयर के बाद एग्जिट ले लिया, लेकिन फिर आप इंटर कर सकते हैं। अब 4 साल की डिग्री में ईयर वाइज मामला चलेगा। अभी तक क्या होता था, बीए में एडमिशन लिया 3 साल, एमए में एडमिशन लिया 2 साल। बेटा हेमंत, ये सारे क्वेश्चन यहां मत पूछिए, नहीं तो आपको ब्लॉक कर देगी हमारी टीम, फिर आप ये क्लास अटेंड नहीं कर पाओगे। बेटा हेमंत राणा, ये सब इंक्वायरी पे जाके पूछिए, यहां सिर्फ पढ़ने से प्रश्न पूछिए, बाकी सब लोग भी डिस्टर्ब होते हैं। समझ में आया? मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस, इसमें आपको अलग अलग विविध विविध, हिंदी में इसका ट्रांसलेशन करते हैं विविध प्रवेश तथा निकास विकल्प। इसको खूब ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल नए तरह का इंट्रोडक्शन है। दूसरी महत्वपूर्ण सूचना हायर एजुकेशन में लिखिए, एमफिल डिग्री विल बी एबोलिश्ड। एमफिल की डिग्री को समाप्त कर दिया गया। जानते थे आप लोग एमफिल क्या होता है? एक एमफिल की डिग्री होती थी जो एमए और पीएचडी के बीच में की जाती है, जिसको हम पीएचडी कहते हैं, डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी। डॉक्टरेट की जो डिग्री, उसमें मास्टर ऑफ फिलॉसफी एक डिग्री होती थी। एमफिल का पूरा नाम क्या था? मास्टर ऑफ फिलॉसफी। डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी पीएचडी, उससे पहले मास्टर ऑफ फिलॉसफी, और ये एमए के बाद होती थी। लेकिन देश के विश्वविद्यालयों में अलग अलग स्थिति थी, कहीं पर मास्टर ऑफ फिलॉसफी होती थी, कहीं पर नहीं होती थी। जैसे तुम्हारे रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में आफ्टर एमए आप पीएचडी करेंगे, एमफिल नहीं। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहले से ही नियम था कि आप मास्टर करेंगे, फिर एमफिल करेंगे, फिर पीएचडी करेंगे। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन एमए दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया। अपियरिंग में जेआरएफ हो गया था और मुझे पीएचडी करनी थी, लेकिन डीयू में कंपल्सन था कि पहले एमफिल तब पीएचडी, इसलिए मैं डीयू से कहां चला गया? जामिया। और जामिया मिलिया इस्लामिया से मैंने डायरेक्ट पीएचडी एनरोलमेंट लिया। ठीक, तो अब वो एमफिल वाला झगड़ा ही खत्म कर दिया गया। एमफिल की डिग्री खत्म हो गई देश में। अब एमफिल, हकीकत में उस डिग्री का कोई मतलब नहीं था। मैं तो कभी भी नहीं समझ पाया कि ये एमफिल रखी क्यों गई थी। जब आपको डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी करानी है तो मास्टर ऑफ फिलॉसफी क्या जरूरत है? मास्टर्स तो ऑलरेडी हम करके आए हैं। तो पहली चीज इसको याद रखना, पहला तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री। सर फिर कोई सब्जेक्ट बेस्ड कंपटीशन कैसे होगा, जैसे नीट, AIEE? हाँ बेटा, इसके लिए तो आप अलग डिग्री कोर्स रहेंगे ना, वहां भी 4 ईयर का ही मामला होगा। आप इंजीनियरिंग और मेडिकल की बात अलग कर दीजिए, वो ऑलरेडी प्रोफेशनल कोर्सेज में आ जाएंगे। लॉ भी 4 साल का होगा, लेकिन उसमें आप लॉ में भी एजुकेशन, क्या आपको लगता है जो लोग एमबीबीएस करते हैं उसमें बाद में टीचिंग में नहीं जाते? वहां भी टीचिंग में जाते हैं। क्या जो लोग एमबीबीएस करते हैं वो पीएचडी नहीं करते? कुछ डॉक्टर्स जिनके नाम के आगे तुमने देखा होगा एमबीबीएस लिखा होता है, वो ग्रेजुएट हैं सिर्फ। जिनके आगे एमएस या एमडी लिखा होता है वो मास्टर्स पास करके आते हैं। और मेडिकल में जिन डॉक्टर्स के नाम के आगे डीएम या डीएस लिखा होता है वो डॉक्टरेट करके आते हैं, पीएचडी करके आते हैं, तब डीएम या डीएस लिखते हैं। ठीक है बेटा, वो हर जगह, इंजीनियरिंग में भी है, उसको सब जगह आप ऐसे ही समझेंगे। अगला पॉइंट इसमें महत्वपूर्ण जो है वो लिखिए, 2 पॉइंट बता दिए, 4 ईयर मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट के साथ। अगला बता दिया एमफिल एबोलिश्ड, एमफिल डिग्री को समाप्त कर दिया गया। तीसरा पॉइंट लिखिए HECI, इसको भी याद रखना, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, हायर एजुकेशन कमीशन, ये HECI,
ये अब पूरी उच्च शिक्षा की व्यवस्था को देखेगा, जो अलग अलग बॉडीज थी कि इंजीनियरिंग की एजुकेशन को अलग बॉडी देख रही, मेडिकल को अलग बॉडी देख रही, यूजीसी अलग चीजों को देख रही, ठीक है, इस तरह का सीएसआईआर अलग चीजों को देख रही। अब इन सबको मिला के क्या बना दिया जाएगा, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, उच्च शिक्षा भारतीय उच्च शिक्षा आयोग, भारत का उच्च शिक्षा आयोग, HECI, इसको ध्यान रखिएगा। अगला इसी में हायर एजुकेशन बदलाव किया गया, वो है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। विभिन्न संस्थानों के मध्य अकादमिक क्रेडिटों के अंतरित एवं गणना को आसान करने के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की जाएगी। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट विल बी सेट अप टू मेक इट easier to transfer between institutions। जैसे एक बच्चा एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है तो उसको उसी यूनिवर्सिटी से डिग्री पूरी करनी पड़ती है। अब हम यूनिवर्सिटी लेवल पर हायर एजुकेशन में क्या बदलाव करेंगे कि क्रेडिट बैंक बना देंगे। आपके बैंक में ज्यादा पैसे हैं तो वो पैसे आप ट्रांसफर करा के ले जा सकते हैं। आपके क्रेडिट पॉइंट्स, इनको नंबर कहा जाता है। ये इससे एक मजेदार कहानी मुझे याद आ गई। एक बार आईएएस मेंस में शायद 2013 या 14 में एक निबंध आ गया था, क्रेडिट बेस्ड एजुकेशन, और हिंदी ट्रांसलेशन उसका क्या कर दिया था, यूपीएससी ने ही हिंदी में लिख दिया था ऋण आधारित शिक्षा। और सब बच्चों का ये प्रश्न पे कंफ्यूजन हो गया था। क्रेडिट बेस्ड एजुकेशन ऋण आधारित नहीं है, क्रेडिट बेस्ड एजुकेशन होती है अगर जो तुम लोग इग्नू का किसी ने कोर्स किया हो, वहां पे क्रेडिट्स पास करने होते हैं। इसे बेसिकली मान लो क्रेडिट मींस नंबर। अब आपने 4 पेपर पास कर लिए कोई, तो आपके 4 क्रेडिट बैंक में हो गए। अब हमने कोई डिग्री कोर्स बनाया, उसके लिए इतने क्रेडिट कंपलसरी कर दिए, इतने आप पास कर लेंगे तो आपको इसे पास मान लिया जाएगा। तो ये बेसिकली क्रेडिट बैंक वाला कॉन्सेप्ट है। वेस्टर्न कंट्रीज में ये पहले से चल रहा है। भारत में अभी तक सिर्फ इग्नू या कुछ ओपन यूनिवर्सिटीज इसको इंट्रोड्यूस किए हुए थी, अब सब जगह ये हो जाएगा। अगला पॉइंट ध्यान रखिएगा कि अगले 15 साल में, यहां पे हम 2035 कह सकते हैं, लेकिन कहा यह गया है कि आउट इन 15 ईयर्स, इसको हमने फेज रखा है 15 ईयर्स का। इसमें हम क्या करेंगे, जो इस डिग्री कॉलेज होते हैं उनको अभी क्या किया जाता है, वो एसोसिएट होते हैं यूनिवर्सिटियों के साथ, एफिलिएशन उनका होता है यूनिवर्सिटियों के साथ। तो कॉलेज एफिलिएशन सिस्टम टू बी फेज्ड आउट इन 15 ईयर्स। जो ये मान्यता वाला एफिलिएशन वाला कॉन्सेप्ट है, इसको हम 15 साल में खत्म कर देंगे और हम कॉलेज और यूनिवर्सिटियों को ऑटोनॉमस बॉडी की तरह से खड़ा कर देंगे, सो दैट एवरी कॉलेज डेवलप इनटू आइदर एन ऑटोनॉमस डिग्री ग्रांटिंग इंस्टीट्यूशन और ए कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज ऑफ ए यूनिवर्सिटी। या तो वो यूनिवर्सिटी का कॉलेज होगा या ऑटोनॉमस कॉलेज होगा, ये एफिलिएटेड कॉलेज नहीं होंगे अब। और इसको हमने टारगेट कितने साल का रखा, 15 साल में ये एफिलिएशन वाला सेटअप हम खत्म कर देंगे। अगला पॉइंट याद रखना, जो हमने कहा था कि सेकेंडरी एजुकेशन में हमने 2030 तक 100% जीईआर का टारगेट रखा है, लेकिन हायर एजुकेशन में हमने 2035 तक 50% जीईआर का टारगेट रखा है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन इंक्लूडिंग वोकेशनल इंस्टीट्यूशन from 26.3 in 2018 to 50% by 2035 with an additional 3.5 करोड़ न्यू सीट्स। इस लाइन को समझ लो कि 2008 में उच्च शिक्षा संस्थानों में